नाउ कमिंग टू द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। देखो जैसे 2Cl2O गिव यू 2Cl2 प्लस O2, तो ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें दोनों ही पार्टिकल Cl2 के इन्वॉल्व हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे RCOR' प्लस NaOH, तो देखो यहाँ पर एक पार्टिकल इसका है और एक पार्टिकल NaOH का है, देख रहे हो, तो यहाँ पर भी ऑर्डर 2 है। जैसे 2O3 गिव यू 3O2 प्लस O2, तो यहाँ पे दो पार्टिकल ऑफ O3 इन्वॉल्व है ना, तो ये कैसा रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को देखो मैं ऐसे लिख सकता ना, 1A प्लस 1B गिव्स यू प्रोडक्ट, 1A प्लस 1B गिव यू प्रोडक्ट। तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो A आपके पास A था और B आपके पास B था, और जब टाइम की वैल्यू T हो गई तो A में से X पार्टिकल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, तो B में से भी X कन्वर्ट होंगे, बिकॉज कोफिशिएंट देखो A का भी 1 है और B का भी 1 है, तो A अगर X पार्टिकल को इन्वॉल्व करता है रिएक्शन में तो B को भी तो X ही करना पड़ेगा। तो बचे कितने A के पास, तो A के पास बचे A माइनस एक्स और B के पास कितने बचे B माइनस एक्स, करेक्ट। तो जब भी कोई बोलता है यहाँ पर रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो आपको एक चीज पता है ना कि रेट ऑफ ए रिएक्शन जिसको हम dx/dt से शो करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू K तो रहता ही है। अब उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है A है, तो A का पावर 1 और यहाँ पर रिएक्टेंट B भी है तो B का पावर 1, तो देख रहे हो ना A का पावर 1 है और B का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसलिए तो सेकंड ऑर्डर है। अगर मान लो ऐसा होता B का पावर 0 होता, सिर्फ A का पावर 1 होता, तो आप बोलते कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, करेक्ट। दोनों के ऊपर 0 0 है, इसका मतलब 0 ऑर्डर होता, तो इसका मतलब A के ऊपर 1 है पावर और B के ऊपर 1 है, तभी तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने ऐसा कर दिया A के ऊपर पावर 2 कर दिया और B का पावर 1 कर दिया, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, तो 2 प्लस 1 3, तभी थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट ना। हाँ, तो अगर आपके पास रिएक्टेंट के नाम पे दो अलग अलग स्पीशीज हैं, रिएक्टेंट के नाम पे दो अलग अलग स्पीशीज हैं, तो उनकी पावर 1 1 ही होनी चाहिए, तब जाके 1 प्लस 1 2 देगा और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनेगा, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब आप लिखते हो तो यहाँ पर क्या लिखना होता है कि उस वक्त कितना पार्टिकल मौजूद है। तो भाई यहाँ पर कितना पार्टिकल ए के मौजूद हैं जब टाइम की वैल्यू टी है, तो ए माइनस एक्स है, राइट ना, ए माइनस एक्स, और बी के कितने पार्टिकल मौजूद है, बी माइनस एक्स। एक बात याद रखना, ये ए और ये बी, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, ये है इनके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और रेट ऑफ ए रिएक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इनिशियली क्या था, रेट ऑफ ए रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि इस वक्त कितना है, ठीक है, इस वक्त कितना है। तो इस वक्त कितना है, तो इस वक्त ए में से एक्स खर्च हो गया, तो बचा कितना, ए माइनस एक्स। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, 5 रुपया खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 100 माइनस 5 ना, 95 रुपीज बचा ना। तो वही बात हो गई यहाँ पर कि dx/dt इज इक्वल टू k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल ए माइनस एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल बी माइनस एक्स, करेक्ट। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको करना क्या होता है, सेम टाइप वालों को एक साथ लेना होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स को dx के नीचे ले लेंगे, क्योंकि देखो न्यूमरेटर dx है तो डिनोमिनेटर भी देखो x के टर्म्स में, तो एक साथ ले लिया, और यहाँ पर dt को राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो इक्वल टू k dt। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी, तो इसको तो आप बड़े आराम से स्प्लिट कर देते हो, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b, करेक्ट है, ऐसे ही कर सकते हो आप। लेकिन अगर ऐसा होता है a इंटू बी, तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर आइलेट रूल लगता है। आगे चल करके जब आप इसको और डीपली पढ़ोगे तो आप देखोगे इंटीग्रेशन को, अगर आप और डीपली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ की एक समस्या है कि ये 1/a इंटू बी के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, ये वाला a और ये वाला b नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मूला वाला पार्ट है ये। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मल्टीप्लाई तो है पर ये डिनोमिनेटर में है, तो यार ये तो और पंगा है, तो यहाँ पर तो आइलेट रूल भी नहीं लगेगा, तो क्या रूल लगेगा। तो इस चीज को आप जब मैथमेटिक्स वाला चैप्टर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब कभी भी ये वाला फॉर्म होता है ना, dx बाई a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये फॉर्मूला ही है। जब कभी भी ये वाला फॉर्म होता है dx बाई a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, तो उसे आप लिख सकते हैं 1 बाई a माइनस बी, ब्रैकेट में 1 बाई बी माइनस एक्स माइनस 1 बाई a माइनस एक्स। फिर से समझो, दोबारा से समझो, अगर कहीं पर ये है, देखो जरा, अगर कहीं पर dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 बाई a माइनस बी इंटू 1 बाई बी माइनस एक्स माइनस 1 बाई a माइनस एक्स dx। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ये वाली चीज और ये वाली चीज, क्या ये दोनों चीज सेम है, बिल्कुल सेम है। जरा देखो, इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 बाई a माइनस बी को, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a माइनस एक्स जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एक्स देगा, माइनस बी माइनस एक्स जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी प्लस एक्स देगा, डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स, करेक्ट, यही होगा, ऐसे ही बनेगा। अब आप एक चीज देखो, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बाई a माइनस बी इंटू a माइनस बी अपॉन b माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स, करेक्ट, यही होगा।
अब आप एक चीज नोटिस करो, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाई बी माइनस एक्स a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स को आगे लिख लेता हूँ, b माइनस एक्स को बाद में लिख लेता हूँ। तो क्या यही चीज आ गई? क्या यही चीज आ गई? तो इसीलिए ये याद रखना, ये एक फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त आपको ये दिखेगा कि dx अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स को इस वे में लिखा जा सकता है। अब सवाल है कि इसको इस वे में क्यों लिखना है? इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेट करना आसान है, जबकि ये ऐसे ये वाला इंटीग्रेट करना मुश्किल है। क्लियर है ये चीज? ये राइट साइड वाले को इसको इंटीग्रेट करना आसान है, जबकि इस वाले को इंटीग्रेट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वो भी डिनोमिनेटर में, इसलिए मुश्किल है। जबकि राइट साइड वाले में देखो क्या होगा, ये a माइनस बी एज ए कॉन्स्टेंट बनकर के बाहर आ जाएगा, और जब आप इंटीग्रेशन लगाओगे 1 बाई बी माइनस एक्स में माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स में, तो इन दोनों में इंडिविजुअली इंटीग्रेशन लग जाएगा। ठीक है यस एवरीवन? ओके, तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन लगाया दोनों साइड। तो जब हमने यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाया तो क्या हुआ, 1 बाई ए माइनस बी, जैसे मैंने आपको बोला कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए क्या था, स्मॉल ए क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो एक फिक्स वैल्यू है। बी क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो एक फिक्स वैल्यू है। अंदर क्या रह जाएगा, 1 बाई बी माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। 1 बाई ए माइनस बी बाहर आ गया। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई बी माइनस एक्स? इट इज ln b माइनस एक्स। उसके बाद व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ बी माइनस एक्स? तो वो -1 होता है और वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखो, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है आपको तो वो अलग प्रॉब्लम है, फिर वो आपको इंटीग्रेशन अलग से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि क्या क्या स्टेप्स यहां पर बनेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को लेकर के। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई बी माइनस एक्स क्या होता है, तो ये होता है ln b माइनस एक्स अपॉन -1। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स क्या होगा, तो देखो पहले तो यहाँ माइनस आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स क्या होगा, ln a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1 आएगा। तो देखो क्योंकि यहाँ पर b माइनस एक्स है, तो b माइनस एक्स की जो इनिशियल लिमिट रही होगी वो b रही होगी, क्योंकि देखो इनिशियली b कितना था आपके पास, स्मॉल b था, और अब कितना है, b माइनस एक्स है, तो इनिशियल लिमिट इज b और फाइनल लिमिट इज b माइनस एक्स। उसी तरीके से जब मैं a की बात करता हूं, ये इस वाले हिस्से की, तो इनिशियली a कितना था आपके पास, स्मॉल a, और अभी कितना है, स्मॉल a माइनस एक्स, तो ये a है और ये a माइनस एक्स है, और इक्वल टू के टी। तो टाइम का जो लोअर लिमिट होता है वो 0 होता है, क्योंकि जब भी आप स्टॉप वॉच सेट करते हो तो 0 पे सेट करते हो, और इस वक्त का टाइम क्या हो रहा है, इस वक्त का टाइम t हो रहा है। बस अब उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट डाल देनी है। तो लेफ्ट, तो ये जो kt है, kt का तो kt ही रहेगा, क्योंकि एक बार t की जगह पर t डालोगे और एक बार t की जगह पर 0 डालोगे, तो जब 0 डालोगे वो गायब हो जाएगा और सिर्फ kt रहेगा। तो kt इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी ln। अब उसके बाद देखो यहाँ पर चीज, क्या ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचेगा, ln a माइनस एक्स। तो ln a माइनस एक्स रहा, और ये जो माइनस है जब ये आगे आ जाएगा तो माइनस ऑफ ln। देखो यहाँ पर, अच्छा बाय द वे एक चीज यहाँ पर समझिए कि लिमिट भी डाली रखी है, तो देखो माइनस से माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, और एक बार हायर लिमिट डाली a माइनस एक्स की जगह, तो a माइनस एक्स ही रहेगा, माइनस एक बार इसी जगह पर आप a डालेंगे, तो a माइनस एक्स की जगह पर a डालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ln a। करेक्ट। उसके बाद अब इसका नंबर है, तो ये माइनस ऑफ ln b माइनस एक्स है, तो माइनस यहाँ पे डाला, तो b माइनस एक्स की जगह पर एक बार हायर लिमिट जाएगी b माइनस एक्स, तो बनेगा ln b माइनस एक्स, माइनस एक बार इसी b माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट जाएगी b, तो ये बन जाएगा माइनस ln b। क्लियर है? तो याद रखो, जब भी इंटीग्रेट करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलता है, एक बार आपको उसमें हायर लिमिट डालनी होती है और एक बार आपको उसमें लोअर लिमिट डालनी होती है। तो वही मैंने किया, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया ln b माइनस एक्स बाई -1, एक बार मैंने इसमें हायर लिमिट डाली b माइनस एक्स और एक बार लोअर लिमिट डाली b। सिमिलरली माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स अपॉन -1, एक बार इसकी हायर लिमिट डाली a माइनस एक्स और एक बार डाली a, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके सामने आया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप एक चीज देखो, ln a माइनस एक्स माइनस ln a, तो log a माइनस log b क्या होता है, क्या ये log a बाई b होता है, तो ये बन जाएगा ln a माइनस एक्स अपॉन a। देखो बाकी सब कुछ सेम है, kt भी वैसा ही है, 1 बाई a माइनस b भी वैसा ही है, माइनस ln b माइनस एक्स बाय माइनस ln b क्या हो जाएगा, log अगेन log a माइनस log b क्या होगा, log a बाई b, तो ये बन जाएगा ln b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b। करेक्ट, यही हो गया। अब फर्दर अगर आप इसको नोटिस करो तो क्या ये अपने आप में ln a माइनस ये ln b का फॉर्मूला लग रहा है, तो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b। तो देखो kt इक्वल टू 1 बाई a माइनस b, वो वैसे ही रहेगा, ln a माइनस एक्स बाई ए लिखा डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स बाई b यहाँ पर लिखा। करेक्ट, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और स्मॉल a डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा ln b इंटू a माइनस एक्स बाई a इंटू b माइनस एक्स। और यहाँ पर देखो इस t को नीचे कर दो, तो 1 बाई a माइनस b इंटू टी, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, k का फॉर्मूला। किसके लिए, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का k का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई टी a नॉट माइनस a।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, K का 1/T ln A नॉट माइनस ln A, जिसको आप ये भी बोल सकते हो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A नॉट अपॉन A, वो भी बोल सकते हो। लेकिन यहां पर जो K का फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट इज 1/A माइनस B इंटू T ln B इंटू A माइनस एक्स बाई A इंटू B माइनस एक्स, ये निकल के आ रहा है। और यहीं से जब आप हाफ लाइफ निकालोगे तो 1/KA निकल के आएगा, 1/KA निकल के आएगा। अच्छी बात क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर आपको बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। देख रहे हो इसका जो है K की वैल्यू बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ज़्यादातर एग्जाम में आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही दिखाई देंगे, सेकंड ऑर्डर काफ़ी कम दिखाई देता है, समझ गए। लेकिन इंटीग्रेट कैसे करना है, लॉजिक कैसे बिठाना है, वो आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, ठीक है। बस ये है कि एक दो बार की प्रैक्टिस लगेगी। हाउएवर ये उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए। लॉजिक सिंपली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है तो जो रेट होगा dx/dt विल बी इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 1, बस। और उसी से ये कंक्लूजन यहाँ पर निकल के आया। अब इसके बाद इसके ग्राफ की बारी है, तो देखिए ग्राफ में इसका क्या बनेगा, जरा नोटिस करना, ग्राफ में इसका क्या बनेगा। तो ग्राफ में इसका ऐसा बनेगा कि एक हमने 1/A का ग्राफ लिखा और यहाँ पे ये जो स्लोप बन करके आएगा। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन 1/ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू KT प्लस 1/A नॉट, ठीक है। अगर आप इसको प्लॉट करोगे y इक्वल टू mx प्लस सी पे, y इक्वल टू mx प्लस सी पे प्लॉट करोगे, तो इसका मतलब x एक्सिस पे आप टाइम प्लॉट कर रहे हो, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। y एक्सिस पे आप 1/A प्लॉट कर रहे हो, देखो y एक्सिस पे ये 1/A है, और स्लोप जो है इसका k की वैल्यू m के बराबर है, दिख रहा है यहाँ पर, ये जो k की वैल्यू है ये k की वैल्यू m के बराबर है, और इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और साथ में पॉजिटिव है, इसलिए लाइन ऊपर को जा रहा है। और c क्या रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, वो वाला पॉइंट 1/A नॉट होता है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या निकल के आएगा, 1/A नॉट, दिस पॉइंट विल बी 1/A नॉट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। बस ये जो है ये याद रख लेना, अगेन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ये सब चीज़ें काफ़ी कम आती हैं, बस जस्ट इसीलिए आपको एकदम शॉर्ट में दे रखा है, ज़्यादा भी वो करके नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे जीरो और फर्स्ट को काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ था, यहाँ पर सेकंड को उतना एक्सप्लेन नहीं किया गया। हाफ लाइफ का ग्राफ अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि हाफ लाइफ एंड 1/A नॉट का ग्राफ कैसे बन के आता है, एज अ स्ट्रेट लाइन बन के आता है, और जो उसका स्लोप होता है वो K निकल के आता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नाउ फॉर द सेम काइंड ऑफ रिएक्टेंट, सेम काइंड, अगर रिएक्टेंट सेम काइंड का हो, जैसे पिछले वाले में क्या था, A प्लस B गिव यू प्रोडक्ट ना, इस बार क्या है A प्लस A गिव यू प्रोडक्ट। तो अगर A का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली स्मॉल a था, तो ये दूसरे वाले का भी स्मॉल a ही रहा होगा। x पार्टिकल अगर रिएक्ट किए तो दोनों के रिएक्ट किए होंगे, तो पहले वाले के कितने बचे, a माइनस एक्स, दूसरे वाले के क्या बचे, a माइनस एक्स। तो ऐसे में dx/dt का एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, k इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन देखो ये भी सेकंड ऑर्डर ही है, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, 2 निकल के आ रही है। फिर बस क्या करना था, a माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना था आपको, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ kt। फिर बाकी आगे इसको आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। लेकिन आप भी देख रहे हो कि मैंने भी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, अगेन सेकंड ऑर्डर पे कुछ खास ऐसा बनता नहीं है, इसीलिए इसको इतने तक ही वो कर दिया जाता है। बस इतना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉजिक तो आपको समझा होगा, जीरो ऑर्डर को कैसे सॉल्व किया, फर्स्ट ऑर्डर को कैसे सॉल्व किया, उसी तरीके से सेकंड भी वैसे सॉल्व होगा, थर्ड भी वैसे सॉल्व होगा। इनफैक्ट इसके बाद देखो जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है उसमें तो सॉल्व भी नहीं किया गया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है कि 3A गिव्स यू प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि तीनों के तीनों पार्टिकल एक ही थे, पर थे तो 3 ना, इसलिए थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर देखो A प्लस B प्लस C गिव यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 3 पार्टिकल इन्वॉल्व थे, पर तीनों अलग अलग थे। तो हो सकता है कि तीनों पार्टिकल सेम हो सकता है कि तीनों पार्टिकल अलग अलग हो, है ना, अगेन हो सकती है ये चीजें। अगर तीनों पार्टिकल सेम रहेंगे तो dx/dt विल बी इक्वल टू K A माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली ये जो रिएक्टेंट है आपके पास, उसके पास A अमाउंट रहा होगा इनिशियली, थोड़ी देर बाद x खप गया तो बचा कितना, a माइनस एक्स। तो इसीलिए क्योंकि 3 इन्वॉल्व है, इसलिए k टाइम्स a माइनस एक्स का क्यूब। वही अगर तीनों अलग अलग रहे होंगे तो ये dx/dt इक्वल टू k टाइम्स a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स रह जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि इस पहले वाले का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग होगा, a दूसरे वाले का अलग होगा, b तीसरे वाले का अलग होगा, c, क्योंकि तीनों पार्टिकल अलग अलग है ना। तो a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स इंटू c माइनस एक्स, बस उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी कुछ इंटीग्रेशन करके नहीं रखा हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा,
इंटीग्रेशन और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पर वो आपको इंटीग्रेशन सिखाना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने डायरेक्टली कंक्लूजन यहाँ पर दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस एक्स क्यूब जब आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट है? k इक्वल टू 1/t x बाई 2a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर हाफ लाइफ की बात करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर k। समझ में आया? वो अगर आपको इंटीग्रेशन सिखाने के मूड में होते तो आपसे पूरा सॉल्व करवाते, उनको सिर्फ लॉजिक सिखाना था। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं वो आपसे कि जीरो ऑर्डर आपने सीख लिया, समझ लिया, जीरो ऑर्डर की इक्वेशंस थोड़ी वैसी थी, इजी वाली थी, इसलिए पूरा सॉल्व करवाया। फर्स्ट ऑर्डर इजी था इसलिए पूरा सॉल्व कराया, सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करवाया, लेकिन आपने देखा कि सेकंड ऑर्डर अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, वो कॉम्प्लेक्स उसके वो बनते जा रहे हैं, उसका जो डेरिवेशन है काफी कॉम्प्लेक्स बन रही है, तो थर्ड की तो और भी कॉम्प्लेक्स होगी, इसलिए थर्ड का डायरेक्टली उन्होंने आपको कंक्लूजन दे रखा है। तो सेकंड और थर्ड में भले ही कमजोर रह जाओ, लेकिन जीरो एंड फर्स्ट वाले को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो these were the integrated rate equations of zero order, first order, second order and third order, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जीरो एंड फर्स्ट वन। क्लियर है? अब देखो सेकंड और थर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन भी नहीं दे रखा है, मैंने भी नहीं दे रखा आप लोगों को क्वेश्चन, तो जीरो और फर्स्ट को अच्छे से तैयार कर लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे पता करते हैं, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब सिंपली ये होता है कि रिएक्टेंट को कम ज्यादा करने पर रिएक्टेंट रेट में क्या फर्क आ रहा है और कितना फर्क आ रहा है, वो बताता है कि ऑर्डर क्या है। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप डबल कर देते हो या ट्रिपल कर देते हो, रिएक्शन रेट में कोई फर्क नहीं आता, तो आप बोल सकते हो कि जीरो ऑर्डर है। क्यों जीरो ऑर्डर है? डिपेंड नहीं कर रहा है यार, हमने इतना ज्यादा रिएक्टेंट बढ़ा दिया फिर भी रिएक्शन रेट बढ़ा नहीं, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर है। अगर आपने रिएक्टेंट को डबल कर दिया एंड रिएक्शन रेट भी डबल हो गया, तो आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। करेक्ट। अगर आपने रिएक्टेंट को डबल कर दिया और रिएक्शन रेट 4 गुना हो गया, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 है। कैसे पता चला ऑर्डर 2 है? क्योंकि डबल का स्क्वायर 4 होता है ना, डबल का स्क्वायर 4 होता है, इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर है। अगर आपने रिएक्टेंट को डबल किया एंड रेट 8 गुना हो गया, तो डबल के साथ ऐसा क्या किया होगा कि आउटपुट उसका 8 आ रहा है, तो इसका मतलब डबल का क्यूब किया होगा, 2 to the 4 to the 8, राइट ना। तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर ये बताता है कि भाई आपने जो रिएक्टेंट दे रखा है उस पर किस कदर डिपेंडेंट है रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक। तो देखो पहला तरीका क्या है ऑर्डर को निकालने का। अच्छा, इस पे बढ़ने से पहले हम खुद एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने मोटा मोटा क्या पढ़ा था। ऑर्डर निकालने का पहला तरीका क्या था? रेट लॉ था। दूसरा तरीका यहां पर क्या था कि के का यूनिट देखो, करेक्ट ना, दूसरा तरीका वो था। तीसरा तरीका क्या था? मॉलिक्यूलैरिटी से भी ऑर्डर निकाला जा सकता था। चौथा, अगर कोई आपको ये बता दे, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन दे दे, मान लो किसी ने बोला कि एक रिएक्शन है जिसके हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के, तो क्या आप समझ जाएंगे वो कौन सा ऑर्डर है? क्योंकि 0.693 अपॉन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला वाज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या हाफ लाइफ से भी निकाला जा सकता है? या फिर इनफैक्ट किसी ने ये वाला फॉर्मूला आपको दे दिया कि बताओ कि उन्होंने ये बता दिया कि k इक्वल टू 1/t a0 माइनस a, क्या इससे भी आप समझ जाएंगे कौन सा ऑर्डर की बात कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से भी समझ में आ सकता है अपने को। कोई फॉर्मूला उठा के दे दे तो समझ में आ जाएगा कि अरे ये फॉर्मूला तो जीरो ऑर्डर का था। करेक्ट एवरीवन? कोई अगर आपको ये फॉर्मूला उठा के दे दे कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a0 अपॉन a, तो हम समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो कुछ तरीके तो हमने भी देख लिया ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा ऑर्डर निकालने के तरीके, वो सबको कंपाइल कर रखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज, if a reaction occur in more than one step then slower step is used to determine order। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही होती है तो जो स्लो रिएक्शन होती है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन होती है, या फिर बोल सकता हूं कि यही एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। तो ये स्लो स्टेप है, इसमें 1 H2O2 इन्वॉल्व है, 1 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलैरिटी 1, तो ऑर्डर भी इसका क्या होगा? 1। किसी ने बोला इसका रेट लॉ फॉर्म करो, तो रेट विल बी इक्वल टू k टाइम्स, क्योंकि सिर्फ H2O2 का एक ही पार्टिकल मैटर करता है, ठीक है, H2O2 का एक ही पार्टिकल मैटर करता है, इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे k टाइम्स H2O2 का पावर 1, k टाइम्स H2O2 का पावर 1। समझ में आया? दूसरी रिएक्शन देखो, 2N2O5 गिव यू 4NO2 प्लस O2, ये 2 स्टेप में हो रही है। तो पहले वाला जो स्टेप है वो क्या है? स्लो। तो स्लो वाला स्टेप इज एलिमेंट्री रिएक्शन और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, करेक्ट। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? N2O5 इन्वॉल्व है। कितना इन्वॉल्व है? 1 इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब जो इसका रेट होगा वो k टाइम्स N2O5 का पावर 1, क्योंकि एक ही इन्वॉल्व है।
अच्छा अगर ये ऐसा होता 2 N2O5 तो यहाँ पर पावर इसकी 2 हो जाती। अच्छा मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, क्योंकि एक ही N2O5 इन्वॉल्व है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 1, सो ऑर्डर भी इसका क्या आ गया 1 आ गया। अब इस तीसरी वाली रिएक्शन को देखिए जरा, थर्ड वाली रिएक्शन 3A + 2B गिव यू D। तो एक स्टेप है इसका 2A + B गिव यू C और दूसरा A + B + C गिव यू D। पहली वाली स्लो है और दूसरी वाली फास्ट है। क्योंकि पहली वाली रिएक्शन स्लो है तो इसी रिएक्शन को आपको कंसीडर करना होता है, यही आपके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन है और इसी की मॉलिक्यूलरिटी से ऑर्डर निकलेगा। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट के नाम पे कौन कौन इन्वॉल्व है, एक A है और एक B इन्वॉल्व है, करेक्ट। A का कोफिशिएंट है 2 और B का कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं तो मतलब 1। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या निकल के आई 2 + 1, 2 + 1 इज 3, तो ऑर्डर भी कितना आ जाएगा 3, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 और ऑर्डर भी 3 है। तो कोई बोले रेट का एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट इक्वल टू K तो लिखना ही होता है, सभी में लिखना होता है। क्या यहाँ पर A मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है, और A के ऊपर पावर क्या आएगी 2, क्योंकि A का कोफिशिएंट क्या है 2। क्या यहाँ पर B मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि रिएक्शन में B भी है तो B लिखा, और B का पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि B का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है। समझ में आया। हाँ, तो स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो ऑर्डर डिपेंड्स ऑन इट। और ये मैं लास्ट वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि स्लो रिएक्शन क्यों रेट डिटरमाइनिंग होती है, क्योंकि स्लो रिएक्शन जितना समय लेगी, स्लो रिएक्शन जितना समय लेगी बाकी रिएक्शन उतना समय नहीं ले रहे, है ना। तो जो ये स्लो रिएक्शन है ये कितनी स्लो है या आप बोल सकते हो कि कितनी फास्ट है, उसके अकॉर्डिंगली पूरा रिएक्शन तय होता है। जैसे कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई किसी भी प्रोसेस में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो जितना समय लेगा तो लोग उस हिसाब से एस्टिमेट करते हैं कि पूरे प्रोसेस में कितना टाइम जाएगा। एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सपोज पेन मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसमें 5 स्टेप से गुजरना पड़ रहा है प्लास्टिक को। पेन किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। प्लास्टिक को 5 मशीन से गुजरना होता है, 5 में से 4 मशीनरी तो फास्ट है, पर एक मशीनरी ऐसी जो बहुत समय लेती है। तो अगर कोई दुकान वाले को बोले, उस फैक्ट्री वाले को बोले कि भाई ये जो पेन है ये बनने में कितना टाइम लेगा, तो वो क्या बोलेगा, ये जो मशीन है सबसे स्लो वाली ये 1 घंटे में 20 पेन प्रोड्यूस करती है। तो क्या जवाब देगा कि बस पर घंटे 20 की कैपेसिटी है, क्योंकि बाकी भले ही जल्दी बना देते होंगे पर वो वाला जो बीच का पार्ट है वो तो स्लो है ना, तो वो क्या कर देता है, पूरे प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है, इसलिए स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहला तरीका क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी वाला तरीका। मॉलिक्यूलरिटी निकालो एंड मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे फिर ऑर्डर निकालो। मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकलती है, एलिमेंट्री रिएक्शन से। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन होती है, जो सबसे स्लो होती है मल्टीपल स्टेप वालों में। क्लियर। दूसरा तरीका क्या था, इन अ रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज टेकन इन एक्सेस देन रिएक्शन रेट विल डिपेंड ऑन द अदर रिएक्टेंट। अगर आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट ऐसा है जो बहुत एक्सेस में, तो उसको आपको कंसिडर नहीं करना होता है। जैसे उस दिन भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप घर में फ्यूल लेके आते हो, फ्यूल तो कितनी एनर्जी आएगी डिपेंड्स अपॉन द फ्यूल। आप लकड़ी का एक टुकड़ा लेके आए हो, जब उसको जलाओगे तो कुछ एनर्जी मिलेगी, आपको लगा कि नहीं यार ये कम पड़ जाएगा तो आप 2 फ्यूल लेके आए, आप 3 फ्यूल लेकर के आए। आपको एक चीज पता ही है ना कि लकड़ी जलने के लिए आपको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, पर ऑक्सीजन दिमाग में रखते हो क्या, नहीं रखते हो। दिमाग में क्या रखते हो, फ्यूल ही रखते हो, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारा है। ऑक्सीजन तो इतना सारा है इस दुनिया में कि चलो ठीक है मिल ही जाएगा एनी हाउ, तो हमारे लिए मायने क्या रखता है कि फ्यूल कितना है। लेकिन वही चीज अगर आप एक रॉकेट लॉन्च कर रहे हो, अब रॉकेट तो अर्थ के बाहर जाता है तो वहां पर फ्यूल मैटर करता है, और फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन भी मैटर करता है। वहां ऑक्सीजन भी लेके जाना होता है, वहां आप ऑक्सीजन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहां पे लिमिटेड ऑक्सीजन है। समझ में आई ये चीज, राइट। तो जहां पर कोई चीज एक्सेस में होती है वहां पर मायने नहीं रखता, वहां पर वो चीज मायने नहीं रखती। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है RCl + H2O जो कि देता है ROH + HCl। तो कोई बोले यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ RCl पे डिपेंड करेगा, H2O पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट विल बी इक्वल टू K टाइम्स RCl लिखा और उसके ऊपर पावर डाली 1, सो ऑर्डर भी क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। समझ में आया, क्योंकि ये वो सिर्फ RCl पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी रिएक्शन देखो RCO R' + H2O, H2O यहाँ पर एक्सेस में बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब जो भी रिएक्शन होगा वो RCO R' पे डिपेंड करेगा। RCO R' के आगे क्या लिखा है 1 लिखा है, तो इसलिए रेट विल बी K टाइम्स RCO R' और यहाँ पर ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1, सो ऑर्डर इसका क्या निकल के आया 1। तो ध्यान रखना ये दूसरा तरीका है, अगर कोई चीज एक्सेस में है तो उसको छोड़ के बाकी जो भी मौजूद हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि रिएक्शन रेट कैसा होगा, स्लो होगा या फास्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, 0 ऑर्डर होगा, वो डिसाइड करेगा। क्लियर है एवरीवन। उसके बाद तीसरा वाला चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा ये वाला तरीका भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर रिएक्टेंट को डबल किया रेट में कोई फर्क नहीं आया तो इसका मतलब कौन सा ऑर्डर, 0 ऑर्डर। रिएक्टेंट को डबल किया, रेट डबल हो गया तो 2 का ऐसा क्या पावर डालना पड़ेगा कि रिजल्ट 2 ही आए, तो 2 का पावर 1 डालने से रिजल्ट 2 आएगा, 2 का पावर 1 is 2, इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्टेंट को अगर डबल किया
एंड रेट 4 गुना हो गया, तो 2 का पावर ऐसा क्या डाला कि 4 आया, तो 2 का पावर 2 डाला, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर हो गया। रिएक्टेंट को डबल किया और रिएक्शन रेट 8 गुना हो गया, तो 2 को ऐसा क्या किया होगा कि 8 आया, तो 2 का पावर 3 कर दिया, तब जाके 8 आया, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर। तो रिएक्टेंट चेंज कर करके भी दे सकते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, जरा देखो, एक रिएक्शन है, ए गिव्स यू प्रोडक्ट, इफ ए इज डबल्ड देन रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेस इन 8 टाइम्स, कैलकुलेट द ऑर्डर। बताओ मुझे आंसर क्या है। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट ऑफ ए रिएक्शन 8 गुना हो गया, तो कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो गया, क्योंकि डबल को कितनी पावर दोगे कि वो 8 बन जाए, तो डबल का पावर 3 होता है, तो आंसर इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। पर लिखना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा देखो, पहले ऐसे लिखेंगे कि रिएक्शन रेट इनिशियली आर रही होगी, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ए रहा होगा, तो रेट इक्वल टू के, देखो सभी में आता है, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख दिया और पावर यहां पर ए डाल दिया, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि रिएक्शन 8 गुना हो गई, तो पहले अगर आर थी तो अब 8 आर हो गई, के तो के ही रहेगा बिकॉज इट इज द कांस्टेंट, और ए को आपने क्या कर दिया, 2a कर दिया, तो इस बार कॉन्सेंट्रेशन ए की बजाय क्या है, 2a है, तो रिएक्शन अगर पहले आर थी तो अब क्या हो गई 8 आर, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पे आप नोटिस करो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का पावर ए आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड देखो 1/8 इक्वल टू राइट साइड क्या होगा 1/2 का पावर ए, क्या मैं 1/8 को 1/2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, 1/8 को 1/2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1/2 का पावर ए। आप एक चीज नोटिस करो, बेस सेम है और इक्वल टू, इसका मतलब पावर भी सेम होगा, सो ए इक्वल टू 3, तो ये कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, तो आपको ऐसा लिखना है जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, सपोज ये क्वेश्चन JEE में आ गया या नीट में आ गया, तो आपको तो ये मुंह जवानी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट को डबल कर दिया और रिएक्शन रेट 8 गुना हो गया, तो 2 के साथ ऐसा क्या किया होगा, क्यूब किया होगा, तो मतलब थर्ड ऑर्डर। क्लियर। अच्छा मुझे इसका आंसर बताओ, एक रिएक्टेंट है ए, उसने दिया प्रोडक्ट, ए को हमने थ्राइस कर दिया, रिएक्शन रेट 9 गुना हो गया, क्या ऑर्डर है, रिएक्टेंट है आपके पास, रिएक्टेंट को आपने थ्राइस कर दिया, 3 गुना कर दिया, एंड जो रेट है वो 9 गुना हो गया, तो क्या आंसर है इसका, हाँ कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। 3 के साथ ऐसा क्या पावर चढ़ाया होगा उसमें कि उसका आउटपुट 9 आए, 3 के साथ ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आउटपुट 9 आए, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब कौन सा, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो इसको लिखेंगे कैसे, वैसे लिखेंगे जैसे प्रीवियस में लिया था, तो पुराना रेट क्या रहा होगा, आर इक्वल टू के टाइम्स ए का पावर ए, इस बार ए का क्या बना दिया 3a बना दिया, तो रेट क्या हो गया 9r, बस दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, आर से आर कैंसिल, के से के कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो 1/9 इक्वल टू 1/3 का पावर ए, तो 1/9 को 1/3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1/3 का पावर ए, सो ए विल बी इक्वल टू 2, तो कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना। रिएक्टेंट को चेंज कर करके देखो, तो ये एक तरीका है, ये तीसरा तरीका है। क्या क्या था पहला तरीका था मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी वाला वे था पहला वाला। दूसरा तरीका क्या था, अगर कोई चीज एक्सेस में है तो उसको कंसिडर मत करो, बाकियों को कंसिडर कर लो, तो उससे भी निकल के आ जाता है ऑर्डर क्या है। तीसरा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर करके देखो, उससे भी आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अब जरा यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, एक रिएक्शन और दे रखी है, ए प्लस बी गिव यू प्रोडक्ट। ए नॉट मतलब ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, बी नॉट मतलब बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बी नॉट, और इनिशियल रेट, ठीक है। अब जरा नोटिस करना, जब ए आपके पास 0.01 मोलार कॉन्सेंट्रेशन में था और बी 0.05 था, तो रिएक्शन रेट था 3 × 10⁻⁵। जब ए आपने 0.01 ले रखा था, बी आपने 0.05 ले रखा था, तो इनिशियल रेट कितना था 3 × 10⁻⁵। फिर आपने क्या किया, ए को 0.01 की जगह 0.02 कर दिया, बी वही रहने दिया, आपने देखा कि रिएक्शन रेट 6 × 10⁻⁵ हो गया। फिर एक तीसरा केस, आपने ए को 0.01 कर दिया, बी को 0.1 कर दिया, तो रिएक्शन रेट 3 × 10⁻⁵ हो गया। तो आपसे पूछा है कि बताओ ऑर्डर क्या होगा, आपसे पूछा है बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा भाई, क्या होगा यहाँ पर ऑर्डर। आपको बस इतना चेक करना है कि किसका रिएक्टेंट को चेंज करने से क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो एक काम करो, ये 0.01 है और ये 0.05 है, तब ऑर्डर क्या है यहाँ पर 3, तो रिएक्शन रेट क्या है 3 × 10⁻⁵ है। सेकंड स्टेप को देखो, आपने बी को सेम रखा, आपने क्या किया, बी को सेम रखा, ए को डबल कर दिया, देख रहे हो 0.01 का डबल कितना होता है 0.02, आपने बी को सेम रखा, ए को डबल कर दिया। तो अगर ए को डबल कर दिया तो आपने एक चीज नोटिस किया, क्या रिएक्शन रेट भी डबल हो गया। बी फिक्स है, याद रखो बी फिक्स है, बी को फिक्स करके ए को डबल किया तो आपने देखा रिएक्शन रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब कि ए पे डिपेंड करता है रिएक्शन,
क्योंकि ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रिएक्शन रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब क्या, ए का कॉन्सेंट्रेशन मायना रखता है, मायना रखता है। और कैसे मायना रखता है, 1 टाइम्स, पावर क्या होगी उसकी 1 टाइम्स होगी, क्योंकि ए को डबल किया तो रिएक्शन रेट भी डबल हो गया ना। तो इसका मतलब ऑर्डर यहां पर क्या निकल के आ रहा है, ए के टर्म्स में 1 निकल के आ रहा है। अब बी को देखते हैं, इस बार क्या करते हैं, ए को सेम रखते हैं और बी को डबल करते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 3 को देखो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखो, क्या ए की वैल्यू सेम है और बी को क्या हमने डबल कर दिया, 0.05 का डबल हमने 0.1 कर दिया। तो देखो पहले रिएक्शन 3 × 10⁻5 था और अभी भी रिएक्शन रेट 3 × 10⁻5 है। तो जब हमने ए को सेम रखा और बी को डबल किया, रिएक्शन रेट में कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब क्या वो बी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अगर मैं रेट लिखूं, यहां पर अगर मैं रेट लिखूं, दैट विल बी इक्वल टू के ए का पावर 1 एंड बी का पावर 0 लिख सकता हूं ना। और बी का पावर यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि जब हमने बी को फिक्स किया, ए को डबल किया तो रिएक्शन रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब ए पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, 1 टाइम्स। फिर हमने ए को सेम किया और बी को डबल किया तो हमने देखा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ऑर्डर निकल के आएगा वो क्या होगा, दैट इज 1 + 0 मतलब 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, करेक्ट। पर आप एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जनरली रेट ऑफ जनरली जो रेट कांस्टेंट होता है उसको कैसे लिखते हैं, R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी, ऐसे लिखा जाता है। तो देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखना है और इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग निकाल करके डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, क्या फर्स्ट इक्वेशन में रेट 3 × 10⁻5 है, तो इस r की जगह क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻5 इक्वल टू k का k ही रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन में a का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, क्या 0.01 है, तो यहाँ पे लिख दिया 0.01 और इसकी पावर क्या है a, और b का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.05 और इसकी पावर क्या है b, करेक्ट। अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन का रेट क्या है 6 × 10⁻5, तो 6 × 10⁻5 इक्वल टू k का k ही रहेगा। इस बार कॉन्सेंट्रेशन क्या है a का 0.02, तो 0.02 और पावर क्या रखना है, a ही रखना है, ठीक है, ये a पावर हो गया। और b का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.05 और यहाँ पर पावर क्या है उसका b। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब 10⁻⁻5 से 10⁻�5 कैंसिल, 3 × 6 तो लेफ्ट साइड हो गया 1/2, k से k कैंसिल, 0.01 डिवाइड बाय 0.02 कट होकर के क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 का पावर a आ जाएगा। और ये 0.05 से 0.05 टोटली कैंसिल, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 का पावर a। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या मैं उसका होल पावर 1 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या हमारे भी a का जो वैल्यू था ये 1 आया था, ये देखो व्हाट इज दिस इज a का स्मॉल a का वैल्यू 1 ना, ये भी वही चीज है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, 1 एंड 3। तो 1 इक्वेशन में r की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻5 लिखा इक्वल टू k का k ही रहेगा, a का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.01, तो 0.01 लिखा और पावर क्या है a ही रहने वाली है, क्योंकि ये जो ये इस फॉर्मूले में पावर क्या है a है। और उसके बाद b की वैल्यू कितनी 0.05, यहाँ पे लिखा 0.05 का पावर b। और थर्ड इक्वेशन को जब आप नोटिस करो तो थर्ड इक्वेशन का भी 3 × 10⁻5 है, रिएक्शन रेट k का k ही रहेगा, a का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 तो 0.01 का पावर a, b का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 तो 0.1 का पावर b। k से k कैंसिल हुआ, लेफ्ट साइड पूरा कैंसिल हुआ, 1/1 इक्वल टू k से k कैंसिल, 0.01 अपॉन 0.01 ये पूरा कैंसिल, 0.05 अपॉन 0.01 क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 का पावर b। तो लेफ्ट साइड है 1 इज इक्वल टू 1/2 का पावर b। क्या मैं 1/2 को 1/2 का पावर 0 लिख सकता हूँ, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, मालूम है ना, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड वाले 1 को 1/2 कर दिया और उसका पावर बना दिया 0, ताकि बेस सेम हो जाए और मैं पावर को कंपेयर करूं। आप चाहो तो 1 को 1/3 भी लिख सकते थे, 1/3 का पावर 0। आप चाहो तो उसको 1/10 का पावर 0 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते हो, पर मैंने 1/2 इसलिए लिखा क्योंकि राइट साइड का भी बेस 1/2 है तो लेफ्ट का भी 1/2 होना चाहिए। क्लियर, हाँ। और ये पावर हो गया 0, तो कंपेयर करो तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आया 0। तो अब मुझे बताओ क्या हमारा भी b का वैल्यू 0 निकल के आ रहा था, हमने तो जस्ट ऐसे दिमाग लगाया, हमने तो a को फिक्स किया और b में देखा b को चेंज करके क्या फर्क पड़ रहा है। दूसरे केस में b को सेम रखा, a को चेंज किया तो देखा क्या फर्क पड़ रहा है, तो उससे हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल लिया। तो एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो ये वाला मेथोडोलॉजी अपनाओ, और अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये वाला मेथोडोलॉजी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। क्लियर एवरीवन, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ऑलराइट, ओके। उसके बाद अगला सवाल ये देखो, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है। ये रिएक्टेंट है A और इससे मिल रहा है प्रोडक्ट।
टाइम और यह है रेट। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.79 था, टाइम की वैल्यू 10 मिनट हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन 0.8 हुआ, टाइम की वैल्यू 20 तो 0.79, 30 पे 0.79, 40 पे 0.80, 50 पे 0.81। क्या लगता है कौन सा ऑर्डर है इसका? क्या लगता है विच ऑर्डर इज दिस? टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, 0.79, 0.80, 0.79, 0.80, 0.79। देखो कांटा होता है ना, जो देखा आपने कांटा, थोड़ा बहुत तो लेफ्ट राइट मूव करता ही रहता है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो रेट है ये वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है। 0.79 एंड 0.80 में क्या फ़र्क है? कोई खास ऐसा फ़र्क है नहीं, राइट ना? तो इतना तो चलता है। देखिए याद रखना, एक दो का फ़र्क आता है। जैसे आप दुकान में जाते हो, आप दुकान वाले को बोलते हो कि भैया 1 किलो चीनी देना, ठीक है, उसने दे दिया आपको। अगली बार जब जाते हो भैया 1 किलो चीनी देना, तो क्या पिछली बार का 1 किलो और इस बार का 1 किलो एकदम सेम होता है? एक आध ग्राम का फ़र्क होता है कि नहीं? क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट होता नहीं है, एक आध ग्राम का फ़र्क होता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो 0.79, 0.80 में कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं है। समय बढ़ता जा रहा है, समय देखो 10-10 मिनट बढ़ता जा रहा है, समय 10-10 मिनट बढ़ता जा रहा है, लेकिन रेट में कुछ खास ऐसा फ़र्क नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जीरो ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर है। क्यों ये जीरो ऑर्डर है? क्योंकि अगर समय बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे करके घट रहे होंगे। अगर रिएक्टेंट घट रहे हैं फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। क्योंकि जैसे जैसे करके समय बढ़ेगा, रिएक्टेंट जुड़ेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, वैसे वैसे करके रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। रिएक्टेंट की वैल्यू अगर कम होती जाएगी फिर भी रिएक्टेंट के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिएक्शन के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स कि ये जीरो ऑर्डर है। क्योंकि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता तो समय के साथ साथ रिएक्शन रेट भी कम होता। अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो समय के साथ साथ रिएक्शन रेट कम होता और तेजी से कम होता। थर्ड ऑर्डर होता, समय के साथ साथ रिएक्शन रेट और कम होता, बहुत तेजी से कम होता। पर यहाँ तो कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ा, देयरफॉर दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये देखो रेट का कोई लेना देना नहीं है टाइम के साथ, कॉन्सेंट्रेट। इसका मतलब अगर रेट का टाइम से कोई लेना देना नहीं है तो इसका मतलब रेट का कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब जब टाइम बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन घटता है, तो टाइम से लेना देना नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन से लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? उसके बाद चौथा तरीका क्या था? बाय चेकिंग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये भी हम लोग देख चुके हैं। के की जो वैल्यू है, के का जो यूनिट है, उससे भी पता चलता है कि ये कौन से ऑर्डर का है। तो जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या था? मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? पर सेकेंड। ठीक है, क्या था? पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? पर मोल लीटर पर सेकेंड। और थर्ड ऑर्डर के लिए मोल -2 और लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऑल राइट। हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड भी था। अच्छा, हाफ लाइफ मेथड क्या था? जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको सिंपली ये बोला कि अगर मैं आपको हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन दे दूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के, तुरंत समझ में आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मैं बोलूं हाफ लाइफ इज A0 अपॉन 2k, तुरंत समझ जाएगा ये जीरो ऑर्डर है। करेक्ट ना? तो हाफ लाइफ मेथड से भी समझ में आ जाता है। फॉर्मूला दे दो। अब आप एक चीज अगर नोटिस करो, ये देखो हाफ लाइफ का जनरल फॉर्मूला इज हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 का पावर 1 माइनस n। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पे जीरो डाल दो, तो हाफ लाइफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 का पावर 1 माइनस n। इसका मतलब हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 होता है। पढ़ा था? कुछ कुछ याद आ रहा है? क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होता है? A0 अपॉन 2k, यही होता है। अच्छा, 2k इज कांस्टेंट, तो क्या हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0 है? ये देखो यही तो बता रहा है, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0, वही बता रहा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 होगा, तो t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो हाफ लाइफ डू नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अच्छा, याद करो जरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन क्या निकल के आ रहा था? हाफ लाइफ बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का क्या एक्सप्रेशन था? हाफ लाइफ के लिए 0.693 अपॉन के। अगर आप नोटिस करो 0.693 अपने आप में कांस्टेंट है, के अपने आप में कांस्टेंट है, इसका मतलब टी हाफ जो है वो एक कांस्टेंट है। क्या यहाँ पर A0 नाम की कोई चीज आ रही है? अगर A0 नाम की कोई चीज नहीं आ रही है तो क्या मैं बोल सकता हूँ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 का पावर 0, बोल सकता हूँ?
देखो ए नॉट का पावर 0, क्लियर है। हाँ, तो याद रखना दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। अब n की वैल्यू को 2 डालो तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 2, तो ए नॉट का पावर -1। तो ये एक्सप्रेशन किसका निकल आया, ये एक्सप्रेशन निकल के आया फॉर द सेकंड ऑर्डर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि हाफ लाइफ का जनरल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताता है, जैसे जीरो ऑर्डर का एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ए नॉट अपॉन 2 के है, ये क्या बता रहा है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। ये सिर्फ रिलेशनशिप बता रहा है कि हाफ लाइफ का ए नॉट के साथ क्या रिलेशन है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्ट रिलेशन है, तो था ही, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल है इसलिए कांस्टेंट आएगा नहीं, क्योंकि जैसे प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा 2k होगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। पर यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा रखा है तो आप उसकी उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ पे, क्लियर है। तो 5 तरीकों से आप बता सकते हो कि ऑर्डर क्या क्या है। तो भाई क्या क्या है वो 5 तरीके। सबसे पहला तरीका क्या था, फर्स्ट वन क्या था, मॉलिक्यूलैरिटी। पहला तरीका यही था, मॉलिक्यूलैरिटी। दूसरा तरीका क्या था यहाँ पर कि एक्सेस वाले को कंसिडर मत करो, बाकियों को कंसिडर करो, तो वो दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका था कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर करके देखो। चौथा तरीका क्या था, चौथा तरीका कि रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखो, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। और पांचवा तरीका क्या है, हाफ लाइफ वाले फॉर्मूलेस को देखो। हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ ए नॉट के प्रोपोर्शनल है मतलब जीरो ऑर्डर, अगर हाफ लाइफ ए नॉट के प्रोपोर्शनल नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर, अगर हाफ लाइफ ए नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर, अगर हाफ लाइफ ए नॉट के इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इस वे में हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है।